हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की जो बेटा क्लास होगी वो क्लास 12th यानी यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से हम लोग जो क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी को हमने स्टार्ट किया था। उसमें आवेश की बात कर रहे थे हम लोग और आवेश के गुण, जिसमें हमने आपको बताया था, उसमें एक गुण को डिस्कस किया था कि आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है और जब गति की अवस्था में होता है बेटा, तो किस प्रकार के उसके गुण होते हैं। ठीक है ना। तो आइए इस क्लास को हम लोग, आज के जो सेशन है इसको उससे हम लोग आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करिए, तभी आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर आप हमारे बेटा चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, तथा कंप्लीट सिलेबस यानी यूपी बोर्ड कक्षा 12 का जो संपूर्ण सिलेबस है उसको डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। और बेटा हम लोग इसमें बात कर रहे थे आवेश के गुण, आवेश के गुण, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो इसमें हमने आपको पहला एक प्रॉपर्टीज बता रखा है कि उसमें जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा बेटा, तो उसमें केवल वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और जब आवेश बेटा गति की अवस्था में होगा, दैट मीन्स कि इफ चार्जेस इज इन स्टेट ऑफ व्हाट मोशन, तो दो तरह की उसमें कंडीशन या स्थितियां पैदा होंगी। पहली स्थिति बेटा ये होगी कि या तो वो नियत चाल से गति करेगा बेटा, या फिर वो उसकी जो वेग या चाल होगी बेटा वो नियत नहीं होगी। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जब बेटा आवेश नियत चाल से गति करता है या वेग से गति करता है तो उसमें केवल दो गुण होते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है, स्थिति है, उसमें हमने बताया था आपको कि जब आवेश निश्चित यानी नियत चाल से गति नहीं करता है तो उस केस में बेटा आवेश के तीन गुण होते हैं। आवेश चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, साथ साथ आवेश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तथा तीसरा जो गुण होता है बेटा वो आवेश जो होता है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है। इसीलिए जब आप किसी तार में वैद्युत धारा यानी आवेशों का प्रवाह हो रहा होता है, जब उस तार को आप टच करते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है। क्यों बेटा? क्योंकि जो उसमें प्रवाहित आवेश हैं, जो उसमें आवेश गति कर रहे हैं, वो एनर्जी यानी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं, वो उनका लॉस होता है, वो उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए वही गतिज ऊर्जा या ऊर्जा जो है हमें उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, उसका आभास होता है। ठीक। तो आई होप आपने इतनी चीजें आप कंप्लीट कर चुके होंगे। बार बार वीडियो को बेटा रिवीजन करें, बार बार देखें, जिससे आपका कंसेप्ट और डाउट सारा क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल आप अपने दोस्तों में इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी आपके दोस्तों को फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, हमारा परिवार जल्दी से बड़ा हो सके। ठीक है ना। तो आपके ही सपोर्ट से ये सारी चीज़ें संभव है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है ना। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको बेटा हम लोग शुरू करते हैं। बेटा अब आवेश की अगली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, आवेश जो है वो उसकी अगली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। तो बेटा इसमें हम लोग अगला प्रॉपर्टीज जो देखेंगे वो ये होता है कि आवेश की निश्चलता, यानी इनवेरिएंट ऑफ चार्जेस। इसका बेटा मतलब क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। जो आवेश की निश्चलता होती है बेटा, यानी आवेश इनवेरिएंट ऑफ चार्जेस,
इसका मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी अगर वस्तु या बॉडी पर कोई भी आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो अथवा ऋण आवेश हो, तो उस वस्तु या बॉडी पर जो आवेश होगा बेटा वो हमेशा समान होगा, चाहे वो वस्तु या बॉडी स्थिर अवस्था में हो बेटा, या फिर वो बॉडी जो है या वस्तु गति की अवस्था में है। इसमें हमेशा और हमेशा बेटा जो आवेश का मान होगा वो नियत होगा। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये वस्तु है, इस पर मान लीजिए कि प्लस आवेश आता है, ठीक है, और इस पर जो प्लस आवेश है बेटा वो मान लीजिए कि क्यू कूलाम का आवेश है, ठीक है। जब इस वस्तु या बॉडी पर क्यू कूलाम का आवेश है बेटा उत्पन्न हुआ, इस समय मान लो ये जो वस्तु है या बॉडी है वो v बराबर 0, इसका मतलब कि इसकी जो स्थिति है वो विरामावस्था में है, ठीक है। चाहे ये वस्तु या बॉडी विरामा अवस्था में होगी या फिर ये बहुत ही हाई स्पीड से या चाल से गति कर रही होगी, हमेशा इसका जो आवेश होगा बेटा वो क्यू ही होगा, इसके आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो द्रव्यमान होता है बेटा वो जैसे ही कोई बॉडी स्थिर अवस्था में होती है, जब वो बहुत ही हाई स्पीड से कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल के कंपैरिजन में गति करती है, तो उस बेटा वस्तु या द्रव्य बॉडी का जो द्रव्यमान होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन आवेश कभी भी किसी भी वस्तु या बॉडी का चेंज नहीं होता है, वो चाहे वो बॉडी स्थिर अवस्था में हो या फिर गति की अवस्था में हो, जो आवेश होगा बेटा वो सेम होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस केस में हम बेटा क्या लिख सकते हैं कि जो Q विरामावस्था होगा बेटा, दैट मीन्स रेस्ट, वो हमेशा बेटा Q गति के बराबर होगा, ठीक है। तो चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में होगी या फिर गति की अवस्था में होगी बेटा, ऑलवेज जो उस वस्तु पर जितना आवेश उत्पन्न हुआ है उस आवेश का मान उतना ही होगा, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यू विरामावस्था, ऐसे सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्यू विरामावस्था और अगर क्यू गति की अवस्था में बेटा डिवाइड कर दें या भाग दे दें हम, तो हमेशा इसका जो अनुपात आता है बेटा वो 1 आता है, ठीक है ना। तो Q विराम अपॉन Q गति ऑलवेज इज इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज या गुण होता है आवेश का बेटा, कि चाहे आवेश किसी भी अवस्था में होगा, उसका जो आवेश होगा बॉडी किसी भी अवस्था में होगी बेटा, उस पर जो उपस्थित आवेश होगा वो हमेशा बराबर होगा, और स्थिर अवस्था में आवेश तथा गति अवस्था में आवेश का जो अनुपात होता है बेटा वो हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बात करते हैं, अगला गुण क्या है आवेश का, ठीक है। तो अगला गुण बेटा लिखेंगे, आवेश का जो अगला गुण होता है वो होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे बेटा, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि बिल्कुल भी रेगुलर आप बने रहिए हमारे साथ, और रेगुलर आपके साथ हम भी बने रहेंगे, और एक एक जो क्लास होगी वो डेली आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप घर बैठे ही बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी भी प्रॉब्लम फेस किए हुए आप घर में बैठ के, और आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके 95% से ज़्यादा अगर पेपर में सवाल में 99% नहीं फंसा दिया इसी आपके क्लास से, तो फिर आप
बता देना मुझे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका जो फिजिक्स है वो बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जाने वाला है। आप यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे आप अपनी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है बेटा, कि किसी भी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। बेटा आवेश, आपको पता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। तो आपको मैंने बताया था जब आवेश पढ़ रहा था, शुरुआत किया था हमने, जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हमने आपको बताया था। तो ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केवल आदान प्रदान से ही किसी भी वस्तु पर यानी आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि आवेश की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो कौन सा कारण है या फिर कौन सा पार्टिकल है या कण है, तो आपका जो बेटा आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब इलेक्ट्रॉन बेटा किसी बॉडी से बाहर निकलता है तो उस बॉडी पर धन आवेश आ जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी वस्तु में अंदर आता है बेटा, तो वह वस्तु जो होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक है। अब बेटा हमेशा ये जो क्वांटाइजेशन है यानी जो ए गुण है आवेश का तीसरा गुण, ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर या वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और किसी दूसरे वस्तु या बॉडी में जाते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होते हैं। इसका मतलब कि किसी भी आवेश पर जो नेट आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो नेट आवेश होता है यानी कुल आवेश होता है, वो हमेशा 110% बेटा होगा कि वो पूर्णांक के गुणनफल में यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है, प्लस माइनस यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इसका मतलब जहां पे n बेटा क्या है, पूर्णांक है। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं बेटा कि बताइए इस पूर्णांक का मतलब क्या है, तो आप यही कहेंगे कि सर अगर मैंने कहा कि किसी भी बॉडी से बेटा इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं तो यही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर निकलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो संख्या हमेशा बेटा पूर्णांक के रूप में होती है, ठीक है ना। यानी नंबर्स किसी भी बॉडी पर या फिर किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बेटा निकलकर किसी दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस सीधा सीधा मतलब यही है कि उसमें हमेशा पूर्णांक के रूप में ही ट्रांसफर होंगे। या तो उस वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे वस्तु में चले गए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकले। ये तो बिल्कुल आप कहेंगे नहीं कि 1.5 या आधा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो आधा वाला कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस या क्वांटीकरण बेटा यही कहता है कि किसी भी वस्तु पर या बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या फिर उस पर उपस्थित आवेश होता है बेटा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक के गुणनफल में होता है। समझ में आया। जहां पे n बेटा पूर्णांक है और जिसका मान क्या है 1 2 3 4 अप टू 1, ठीक है। तो यहां से आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, परेशान नहीं होना है। यहाँ से आप जैसे ही n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे वैसे ही q का मान आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर चाहे जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले बेटा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से बाहर निकलेंगे तो उस वस्तु पर जो नेट आवेश होगा वो उसी के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने बाहर निकलते हैं उतना ही उस पर क्या होता है, आवेश होता है। लेकिन बाहर से जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो यानी 2 उस पर ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बेटा किसी भी बॉडी पर जो कुल आवेश होता है वो हमेशा इंटीग्रल यानी पूर्णांक के गुणनफल में होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक के गुणनफल में होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें बेटा, मान लीजिए 2 बॉडी है, 2 वस्तु है जिस पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है। अभी थोड़ा सा इसको हम लोग बाद में नोट करेंगे। थोड़ा सा इसके बीच में अगर हम ग्राफ बेटा बनाएं Q और N के बीच में, Q वर्सेस N ग्राफ, Q वर्सेस N ग्राफ की बात अगर करें हम, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी में वस्तु में केवल क्या चेंजेस किया जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बदला जा सकता है, क्योंकि E तो कांस्टेंट है जिसका मान बेटा होता है E बराबर 1.6
गुणे 10 के घात -19 कूलम। ठीक है ना। अगर प्रोटॉन होगा यानी धन आवेशित होगा तो बेटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस इतना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करेंगे तो किसी भी वस्तु या बॉडी में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को ही परिवर्तित किया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा सकते हैं या उसमें घटा सकते हैं, यही केस हो सकता है। ई तो सबके लिए क्या है, नियत है, तो ई का मान आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है बेटा वो केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अगर इसके बीच में हमें ग्राफ बनाना है बेटा तो वो कैसे बनाएंगे, क्यू वर्सेस अगर एन ग्राफ की बात करें तो मान लीजिए ये क्यू अक्ष है, एक्सिस है, और ये एन एक्सिस है। ग्राफ का मतलब बेटा क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे आप। ग्राफ का मतलब ये होता है बेटा कि अगर दो आपको क्वांटिटी दी हुई हैं तो वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, यानी एक के मान में बदलने से दूसरे क्वांटिटी के मान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो फिर नियत वाला ग्राफ होगा, उसके पैरेलल हो जाएगा यानी समांतर हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो राशियां हैं या दो क्वांटिटी है आपके पास, एक की वैल्यू आपने बढ़ा दिया तो दूसरे के मान में क्या परिवर्तन हो रहा है, अगर दूसरा उसी अनुपात में बढ़ रहा है इसका मतलब कि जो पहले क्वांटिटी है वो दूसरे के बिल्कुल क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अदरवाइज अगर एक का मान आपने बढ़ाया और दूसरा उसी अनुपात में घट गया तो इसका मतलब क्या है बेटा कि एक का मान बढ़ाने पर दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि एक जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बेटा देख रहे हैं कि Q बराबर N इंटू ई है। अगर किसी भी बॉडी में या वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाएंगे तो उस पर जो उपस्थित कुल आवेश होगा बेटा वो बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर हम Q की बात करें तो Q जो है वो समानुपाती है किसके, N के। ठीक है, Q समानुपाती है N के। अगर N का मान आप बढ़ाते हो तो Q का मान भी उसी अनुपात में क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर Q आप बढ़ाते हो N बढ़ाते हैं तो Q का मान उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो इसके बीच में जो बेटा ग्राफ होगा